चलो शुरू कर रहे हैं, लिखो हेडिंग लिखो आप लोग, सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड, देखो सिंकिंग फंड को प्रॉपर्ली डिटेल में स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मेरे को आपको लॉग और उसका जो निटिग्रिटीज है कि कैसे कैलकुलेशन होता है, नहीं होता है, मीनिंग क्या होता है, नहीं होता, वो सारा का सारा चीज एक बार एक्सप्लेन कर। ये सारा पार्ट आप नहीं भी कॉपी करेंगे तो भी चलेगा, आप बस ध्यान से कि इसको दिमाग में बिठाने का ट्राई कीजिए। कोई पार्ट लगे कि हमको रिवाइज करना तो पीडीएफ रहेगा ही आपके पास में, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लॉग एंड एंटी लॉग, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सपोज करो कि ऐसा कुछ बोल दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग दिस नंबर। ठीक है, तो इसको कैसे अप्रोच करना है, कैसे सोचना है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करना है। देखो, तो एक चीज होता है जो क्लास 8 में आप लोग को मिलता है फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, उसके अंदर फिर आप लोग भूल जाते हैं उस चीज को। मैं कोई भी रैंडम नंबर अगर लिखूं 3 4 6 9 2 5 3 7, ठीक है, और ऐसे अपने मर्जी से कहीं पर बीच में मानो कि यहां पॉइंट बिठा दूं, डेसिमल पॉइंट, ये इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है कि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है? नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा सोचो, 3.469253 पॉइंट का मूवमेंट जो है वो दो तरफ हो सकता है, या तो मानो कि पॉइंट का मूवमेंट लेफ्ट की तरफ भी हो सकता है, और पॉइंट का मूवमेंट जो है वो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि राइट की तरफ भी हो सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अभी लेफ्ट की तरफ जाने से क्या होता है, राइट की तरफ जाने से क्या होता है, उसको थोड़ा समझना। बेसिकली ये इसके साथ में आना चाहिए 10 पावर समथिंग। ठीक है, इसमें भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो मैं आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ट्रिक समझाता हूं। आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रिकॉल करो, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अंदर में ये वाला जो साइड था ये कौन सा साइड था, पॉजिटिव, और ये जो साइड था ये कौन सा साइड था, नेगेटिव। इसका उल्टा बिहेवियर होता है पॉइंट के मूवमेंट पे, इस वाले चीज का उल्टा बिहेवियर होता है। मतलब जब कभी भी ये लेफ्ट की तरफ आएगा तो 10 का पावर आपको पॉजिटिव से इंक्रीज करना है, और अगर ये राइट की तरफ जाएगा तो 10 का पावर आपको नेगेटिव से इंक्रीज करना है। यहां पर फिलहाल ये किस तरफ मूव कर रहा है बताओ, लेफ्ट की तरफ। कितना मूव कर रहा है बताओ, 1 2 3 4, 4 डिजिट ये जंप करेगा, 4 डिजिट जंप करेगा तो ये हो जाएगा 10 पावर ऐसे। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि ऐसा कुछ हो 0.00000526 ऐसा। अब ये इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं? मेरे ख्याल में ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इसको भी यदि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो होना तो ये चाहिए था 5.263 ऐसा। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में जाने के लिए इस बार का पॉइंट का मूवमेंट किस तरफ है, राइट की तरफ। एक्स एक्सिस का राइट साइड क्या होता है, पॉजिटिव, तो 10 का पावर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। 1 2 3 4 5 6, तो आई थिंक इट विल बी -6। ऐसे हम नंबर को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर मेरे ख्याल में? लेफ्ट मूवमेंट मतलब क्या करना है आपको, पॉजिटिव, राइट मूवमेंट मतलब क्या करना है आपको, नेगेटिव। अब नेक्स्ट एक बात यह है, देखो कि इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो भी कुछ 10 का पावर जनरेट हुआ, ठीक है ना, चाहे इस केस में चाहे इस केस में, उसको बोला जाता है इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोलते हैं बताओ, कैरेक्टरिस्टिक। जो भी 10 का पावर फाइनली आप जनरेट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में, उसको बोला जाएगा नंबर का, फिर से बताओ क्या, कैरेक्टरिस्टिक। तो यहां पर 10 का पावर कितना जनरेट हो रहा है बोलो, 4, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया 4। ठीक है, और सिमिलरली इसमें 10 का पावर कितना जनरेट हो रहा है बोलो, -6, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया -6। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक वाला बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर मेरे ख्याल में? अब लॉग वैल्यू में कैरेक्टरिस्टिक का क्या रोल है वो आप समझो, कि जिस किसी भी नंबर का आप लॉग फाइंड करना चाहते हैं, हो सकता है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी हो। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में वो ऑलरेडी है देन द कैरेक्टरिस्टिक विल बी 0, क्योंकि कोई मूवमेंट है ही नहीं आपके पास। लेकिन अगर वो शुरू में स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आइदर आपको डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट की तरफ मूव कराना होगा, और कोई सिचुएशन में यू विल फाइंड के राइट की तरफ मूव कराना हो। अगर लेफ्ट की तरफ मूव कराना है आपको तो आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव में आएगा, और राइट की तरफ अगर मूव करना है तो कैरेक्टरिस्टिक किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। और कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा तो दैट विल डिपेंड कि आप कितना डिजिट जंप कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में कैन यू टेल मी कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा इसका? आप कितना डिजिट जंप करेंगे तो 1 2 3 जंप करेंगे, किस तरफ, लेफ्ट की तरफ, इसीलिए आपका कैरेक्टरिस्टिक का आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। अब इस लॉग का जो आंसर है ना वो कैसे निकलेगा वो समझो। तो दिस इज इक्वल्स टू वट एवर कैरेक्टरिस्टिक यू आर हैविंग अ फील कि ये होना चाहिए, उसको आप लिखो 3 होना चाहिए, प्लस अब इस नंबर का पहला 4 डिजिट को देखो आप, पहला 4 नॉन जीरो डिजिट को देखो आप, क्या दिख रहा है ये बताओ मेरे को, 2 3 4 7। तो आपको क्या होगा, देखो कि इस टाइप का कोई एक लॉग टेबल जो है वो कहीं से प्रोवाइडेड रहेगा, लॉग टेबल ऐसा, इस टाइप। ठीक है, हमारा नंबर्स क्या है उसको देखो आप, इट इज 2 3 4 7। अब इसका भी जो ये पहला 2 है ना वो तो आपको मिल जाएगा इस तरफ के कॉलम में,
ठीक है ना, यहाँ आप ढूंढ सकते हैं मेरे ख्याल में क्या है, ये देखो यहाँ पे 23 दिख रहा है आपको, 23, और आपका नंबर क्या था बोलो, 2347। तो 23 का 0 1 2 3 फोर्थ कॉलम, 47 है ना, 47 का 4 जो है वो आपको ये कॉलम बताएगा। तो 23 का फोर्थ कॉलम मतलब 0 वाला, 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला और 4 वाला, 3692। और नंबर आपका क्या था 2347। अब 23 पहला 2 डिजिट आपको ये वाला चीज बताएगा, थर्ड डिजिट आपको कॉलम बताएगा और फोर्थ डिजिट आपको बताएगा मीन डिफरेंस। तो आपका नंबर ओवरऑल क्या था बताओ, 2347, राइट। तो इसमें 7th मीन डिफरेंस देखो कितना है, इस लाइन में जाएंगे हम लोग शायद तो 13 है, क्लियर मेरे ख्याल में। अब आपके इस लॉग का आंसर क्या होगा वो देखो, आप बताना एक बार क्या आया था 3692। तो यहां पे आप लिख लें 3692 और मीन डिफरेंस कितना आया था 13, जोड़ो इसको तो 5 0 1 7 3, ठीक है। और लॉग टेबल से जो भी आपका ऑब्टेन्ड वैल्यू है, लॉग का आंसर लिखते समय ये चला जाएगा सीधा सीधा डेसिमल फॉर्मेट, यानी कि 0.3705, दिस इज इक्वल्स टू 3.3705, ये आपका आंसर। दिस इज हाउ वी यूज लॉग टेबल। लेकिन बहुत ही मिनिमम चांसेस है कि एग्जाम में आपको लॉग टेबल दिया रहेगा, ठीक है। तो विदाउट लॉग टेबल भी कैसे काम करना है उसमें भी हम बात करेंगे, बट ये बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, रिपीट करूं कि हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, मिलकर ट्राई करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक बताओ, गिन लो 1 2 3 4 5, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक आपका इमीडिएटली कितना हो गया 5। फिर उसके बाद में देखो बाकी सब चीज को भूल जाओ, बस पहला 4 नॉन जीरो डिजिट जो है वो आपका उसको देखो। तो मेरे ख्याल में ये है, क्या है ये बताओ 2167। तो फिर से आप आ जाओ, इस बार किसको यूज करोगे 2167 ना। तो 0 1 2 3 4 5 6 3 3 4 5 और 7 के लिए फिर से मीन डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा 14, सही कह रहा हूं शायद। तो 3 3 4 5 एंड 14 ना, तो 3 3 4 5 और 14 क्या हो जाएगा बोलो 9 9 5 3 3, ठीक है। और जो भी आंसर आपको टेबल से मिलता है ये वाला, इसको यहां पर आप डेसिमल फॉर्मेट में यूज कर लो, 0.3359, दिस इज इक्वल्स टू 5.3359। देखो आया समझ के नहीं आया, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट आप इसको देखो, मान लो कि इस टाइप का नंबर भी आ सकता है कभी देखने के लिए, तो क्या होगा बोलो, कैरेक्टरिस्टिक सोचो कितना होगा 1 2 3 4 5, लेकिन इस बार मूवमेंट है राइट की तरफ, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा -5, ठीक है। उसके बाद में जो ये डेसिमल वाला पार्ट हम ढूंढेंगे ना, इसको मेंटिसा बोला जाता है। क्या बोलते हैं बताओ, मेंटिसा। मेंटिसा ढूंढने के लिए 0 को नहीं देखना, पहला 4 नॉन जीरो डिजिट देखना है आपको। क्या है यहाँ पर फिर से 2167, तो 2167 तो शायद इससे मैच ही हो रहा था। अब जब तक ये 4 डिजिट सेम है ना आपका, तब तक आप बार बार टेबल अगर देखते भी रहोगे तो भी आपका आंसर तो यही आता रहेगा, है बात समझ। अब 2167 जो आपका 4 डिजिट का सेट आया, उस सेट में तो फिर से वही ट्रीटमेंट देना है आपको। 21 का पहले आप कॉलम ढूंढोगे, फिर आप 6 वाला 21 आप फर्स्ट कॉलम में ढूंढोगे, 6th आपका जो है वो रो होगा, और उसके बाद में 7th आपका क्या होगा मीन डिफरेंस, और अल्टीमेटली सॉल्व करके यही आंसर आएगा आपके। तो यहां पर भी आप क्या लिखोगे +0 बोलो 3359, तो थोड़ा समय बच गया, सॉरी 9, चलेगा। अब इसको लिखने का भी 2 तरीका है, सिंस ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो -4 पॉइंट समथिंग में कन्वर्ट कर दो आप। और ये फिर दूसरा काम आप क्या कर सकते हो कि 5 उस पे बार 0.3359 ऐसे छोड़ सकते हो। सॉल्व अगर करोगे तो ये माइनस पूरे पे ओवरऑल आ जाएगा, इट विल बिकम -4 पॉइंट समथिंग। लेकिन अगर सॉल्व नहीं करते हो तो भी यू कैन लीव इट लाइक दिस, कोई इशू नहीं, चलेगा। उसके बाद में आता है कि फाइंड एंटी लॉग। अब लॉग की जगह एंटी लॉग भी आ सकता है, तो लॉग का ट्रीटमेंट मेरे ख्याल में समझ में आ गया। सबसे पहले क्या नोटिस करना है आपको बताऊं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा वो जस्ट देख के बता सकते हो आप कि इस पॉइंट का असली जगह कहां है, एक नंबर के बाद, एक नॉन जीरो नंबर के बाद, और असली जगह पे पहुंचाने के लिए जितना डिजिट जंप करना होगा उसके अकॉर्डिंगली हम कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करेंगे। लेफ्ट की तरफ चल चल के अगर जंप कर रहे हैं हम लोग तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव, और राइट की तरफ चल चल के जंप कर रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव। और उसके बाद में पहला 4 नॉन जीरो नंबर ढूंढ लो आप, और उस नंबर के सेट से आप क्या है कि आराम से अपना ये मेंटिसा वाला पार्ट टेबल की हेल्प से ढूंढ सकते हो, जो भी अल्टीमेटली आएगा वो आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एंटी लॉग पे। अब देखो नेक्स्ट आता है एंटी लॉग। एंटी लॉग में क्या करना होता है कि एंटी लॉग में हमेशा इस टाइप का कुछ सवाल रहेगा आपके पास, इसमें पॉइंट इधर उधर नहीं रहेगा, वो एकदम जगह पे ही रहेगा इस तरीके से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, देखो कि जो भी ये पॉइंट के पहले का 2 है ना, ये तो इमीडिएटली चला जाएगा 10 के पावर, एंटी लॉग के केस में बता रहा हूं, ठीक है। और जो भी आपको ये दिख रहा है यहाँ पर 0.1246, उस चीज के लिए आपको देखना होगा एंटी लॉग का टेबल।
एक सेकंड रुकना, ये लॉग टेबल एंटी लॉग, देखो ये है एंटी लॉग का टेबल, इस टाइप से आता है। और इसमें आप देखें कि जो आपका ये नंबर से ये क्या था 0.1246, तो 0.1246 में आप ऐसा सोचो जैसे पहले सोच रहे थे ना कि पहला 2 जो है वो आपको फर्स्ट कॉलम में मिलेगा, थर्ड नंबर जो है वो आपको अपना कॉलम मतलब इधर रो से डिसाइड करने में हेल्प करेगा, और जो लास्ट वाला नंबर है वो आपको क्या बताएगा, मीन डिफरेंस। तो सेम चीज यहां पर भी होगा। देखो जैसे आपका नंबर क्या है यहाँ पर, फिर से सोचो एक बार 1246, तो आप 0.12 जो है ना वो यहां ढूंढेंगे, ये रहा 0.12, और इसमें भी वैसा ही है, देखो 0 1 2 3 4 में चलता रहता है। तो 0.12 आपका ये हो गया, नंबर आपका था 0.1246, तो 0 1 2 3 4 ये वाला नंबर हो गया आपका, ठीक है। और 6 है तो मीन डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, मीन डिफरेंस में एक सेकंड को देख लेता हूं, 1 से स्टार्ट होता है ना, तो वो इधर वाला है आपका मीन डिफरेंस, एक सेकंड, तो 0.12 ये लाइन ये नंबर हो गया, और मीन डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा 2 मेरे ख्याल, चलेगा। इन दोनों का सम कर लो, 1330 और 2 कितना आ जाएगा बताओ, 1332। लेकिन एंटी लॉग में और लॉग में एक डिफरेंस, लॉग में क्या होता है कि जो भी नंबर आप टेबल से ऑब्टेन करते हैं उसको कौन से फॉर्मेट में लिखा जाता है, डेसिमल फॉर्मेट में। एंटी लॉग में क्या होता है कि व्हाटएवर नंबर यू फाइनली ऑब्टेन फ्रॉम द टेबल, उस नंबर को लिखा जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट इन द सेंस दिस इज इक्वल्स टू 1.332, ठीक है। फिर इसके बाद में मान लो कि इसके नीचे 1000 आएगा, यहां पर कितना है बताओ 100, तो 0 कट जाएगा, कितना 0 बचेगा 1, तो एक्चुअली इसको सॉल्व करने पे आंसर हो जाएगा 133 पॉइंट। 3 के पहले पॉइंट का कोई लॉजिक नहीं है, मतलब पॉइंट लॉजिक ये है कि एंटी लॉग के टेबल से जो भी आप नंबर ऑब्टेन करोगे ना उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप आंसर में लिखोगे। और स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब क्या है कि एक डिजिट के बाद ना आपको पॉइंट बिठाना है, तो ये हमेशा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि ये ऐसे ही बैठेगा। इसको ऐसे बिठाने के बाद में अब आप इसका अगर सिंप्लीफिकेशन करते हो तो ये टेक्निकली क्या हुआ 1332 अपॉन इस डेसिमल की वजह से क्या आया होगा 1000, और ये जो 10 स्क्वायर है ना आपके पास में, इसका मतलब क्या हुआ होगा 100, और यहां से 2 0 कट गए, और एक 0 अगर यहां जाके बिठाते हो तो ये अल्टीमेटली 133.2 में कन्वर्ट हो जाए। ये मैं कहना चाह रहा हूं, क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं एंटी लॉग का, मान लो कि ऐसा कुछ रहता, सोचो कैसे एक्ट करेंगे इसके ऊपर में हम लोग। ये जो 5 है ये इमीडिएटली कहां चला जाएगा 10 के पावर, ऐसा कुछ नहीं कर। फिर जो ये वाला है इसको आप कहां ढूंढोगे, टेबल में ढूंढते हैं आप 1476, राइट, तो 1 4 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 6 मतलब वापस से मेरे ख्याल में 2, तो मिला के नंबर क्या हो जाएगा 1405। अब 1405 तो नंबर आया आपके टेबल से, ठीक है, इसको यहां कैसे यूज करना है आपको, तो 1.405 के फॉर्मेट में सिंप्लीफाई करोगे तो 105 अपॉन में 1000 और इनटू 1 2 3 4 5 रहेगा, तो 1 2 3 3 0 कट गया आपका, और 2 जो 100 बचा वो जाएगा 140500, ये आपका आंसर। देखो क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये एंटी लॉग का बिहेवियर है, और ये जो मैं आपको सिखा रहा था ये आप ऐसा समझो कि मतलब टेबल जब आपको दिया जाए तो आपको कैसे सोचना है, ये वो वाला बात। लेकिन जनरली चांसेस अभी तक तो ऐसा ही कि टेबल आपको दिया हुआ नहीं रहे, आपको कुछ थोड़ा मोड़ा वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं दे देगा, और वैल्यू के हेल्प से ही जो है वो आपको फर्दर डील करना रहेगा, ठीक है। तो देखो आप ट्रिकी आइडियाज ऑफ लॉग एंड एंटी लॉग, इसमें देखो आप इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, देखते हैं इसको, ठीक है। आप टॉपिक देख लें, और मुझे उम्मीद है कि अगर बहुत ही टफ क्वेश्चन बनाने का कुछ अगर हुआ ना तो इस टाइप का कोई सिचुएशन आपको जो है वो क्वेश्चन में फेस करना पड़ेगा। तो देखो सिचुएशन क्या है, इसमें बोला जा रहा है आपको कि लॉग ऑफ 23.4789 जो है वो इतना रहेगा, और आपको पूछा जा रहा है कि 2347.89 का लॉग क्या होगा, ठीक है। तो लॉग के टाइम पर आप हमेशा याद रखना कि लॉग का जो भी आंसर आएगा ना, जब तक ये नंबर का ओवरऑल स्ट्रक्चर सेम है, बस डेसिमल पॉइंट थोड़ा इधर उधर हो रहा है, तब तक आपके आंसर का ये जो डेसिमल वाला पार्ट है वो सेम रहेगा। मतलब टेबल से हम जो भी कुछ ऑब्टेन करते हैं बेसिकली वो सेम रहेगा, ये बात सोचने का आप ट्राई करो। मतलब इसका जब किसी ने आंसर ढूंढा होगा तो कैसे ढूंढा होगा, सोचो पहले एक बार कैरेक्टरिस्टिक निकाला होगा, फिर क्या निकाला होगा, मेंटिसा निकाला होगा। कैरेक्टरिस्टिक का आइडिया मैंने क्या सिखाया आपको कि डेसिमल पॉइंट का मूवमेंट किधर और कितना होगा, तो मूवमेंट होगा लेफ्ट में और एक डिजिट जंप करना है, उस हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया 1, और मेंटिसा जो डेसिमल वाला पार्ट है वो कहां से आया होगा, टेबल से आया होगा। अब वो टेबल से कैसे आया होगा, सोचो आपने देखा होगा कि 23 का कौन सा रो है, फिर 4 का कौन सा कॉलम है, और 7 का कौन सा मीन डिफरेंस है।
अब जब आप इस नंबर का लॉग निकालना चाहते हो तो वापस से मेरे को लगता है कि कैरेक्टरिस्टिक तो देख के बता सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा बोलो, 1 2 3, तो कैरेक्टरिस्टिक 3। और मैंटीसा अगर मैं इसका भी ढूंढने जाऊंगा तो सेम सिचुएशन फेस करूंगा कि अलग सिचुएशन फेस करूंगा, सेम ही रहेगा। तो जो मैंटीसा इसका आ रखा है वही मैंटीसा उसका भी होना चाहिए। तो इसका आंसर टेक्निकली कितना हो जाएगा, 3.370। ये आपका आंसर। ये चीज आपको क्लियर हो कि अगर एग्जाम में कोई बहुत टफ क्वेश्चन भी आया ना तो उसमें मेरे ख्याल में यही वाला जो है वो गड़बड़ी हो सकता है कि या तो जो लॉग रिक्वायर्ड है सीधा वही दे देगा, या फिर ऐसा कि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट इसका है लेकिन वैल्यू आपको इसका दिया। तो ये चेंज जो है वो आपको समझ में आना चाहिए। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं इसको। सपोज करो कि इसको देखो आप कि log ऑफ 258.7845 आपको दिया ये वाला और बोला कि ये वाला बताओ। तो अगेन लॉजिक सिंपल है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक उसका कैरेक्टरिस्टिक अलग होगा, लेकिन नंबर का स्ट्रक्चर अगर सेम है तो मैंटीसा का आंसर दोनों पार्ट का क्या होना चाहिए, सेम। तो क्या आ जाएगा आंसर, फिर से बताओ एक बार, 4.4129। ठीक है मेरे ख्याल में। फिर नेक्स्ट आप देखो इसको एंटी लॉग में कि एंटी लॉग सपोज करो कि इसका ये दिया हुआ है और इसका आपसे पूछा हो, तो एंटी लॉग का एक बार आप प्रोसेसिंग थोड़ा याद करो कि प्रोसेसिंग कैसे होता था। तो प्रोसेसिंग का तरीका ये था कि ये वाला जो नंबर है ये कहां चला जाता था, 10 के पावर में, और उसके बाद में हम इसका टेबल से आंसर निकालते थे और उसको लिखते थे कौन से फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। कौन से फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो मेरा कहना ये है कि यही नंबर्स जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पहले लिखा गया होगा, और यहां पर पॉइंट के पहले कौन सा डिजिट है, 2, तो 10 का पावर कितना बना होगा, 2। अब यहां वाले में क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सिंस ये बाद वाला डेसिमल पार्ट सेम है दोनों में, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो हम लिखेंगे वो दोनों केस में क्या होना चाहिए, सेम। उसके और इसके केस में बस 10 के पावर का फर्क रहेगा। आया बात समझ। तो मैं क्या करूंगा कि स्ट्रक्चर यही वाला चूज करूंगा और इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसके लिए भी लिख लूंगा। तो क्या होगा सोचो, 2.274049, ये आप आराम से उससे छाप लो। ठीक है, इसका आंसर लिखते समय इसके साथ आया होगा 10 टू द पावर कितना, 2, लेकिन मेरा आंसर लिखते समय 10 पावर कितना आएगा, 4, और जो निकलेगा वही मेरा आंसर है। तो 4 है तो 1 2 3 4 डिजिट मूव करा दो आप, तो 227 एक सेकेंड 40.4, ये आपका आंसर। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है ऐसा, इफ एंटीलॉग ऑफ दिस इज दिस देन फाइंड एंटीलॉग ऑफ दिस। एकदम आराम से कॉमन सेंस से सोचो कि इसका एंटीलॉग का आंसर लिखते समय प्रोसेस क्या फॉलो किया गया हो। मेरे ख्याल में 5 सीधा कहां चला गया होगा, 10 के पावर में, और टेबल से आपने निकाला होगा 0.6348 का आंसर। ठीक है ना, यहां पर भी 0.6348 का ही आंसर चाहिए। तो जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें आया होगा वही स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें भी आएगा। तो आप पहले तो इसको ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, क्या हो जाएगा बोलो, 4.313204006। स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही रहेगा इसके आंसर का। इस बार लेकिन आपका ये डेसिमल से पहले वाला नंबर क्या है, 3, तो उसके चक्कर में 10 के पावर में कितना आना चाहिए, 3। अब मूवमेंट करा दो तो 4313.204006, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये चेंज आया समझ में कि नहीं आया समझ में। ठीक है, लॉग का भी क्लियर और एंटी लॉग का भी क्लियर। इसके बाद में डन। अब हम लोग सिंकिंग फंड से स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो सिंकिंग फंड मोटा मोटा क्या होता है, पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन और फॉर्मूला इस सब पे जाएंगे। लास्ट क्लास हम लोगों ने एन्यूटीज क्या होता है उसको नोटिस किया था। तो एन्यूटीज पे मैं वापस आ रहा हूं एक बार। आप ऐसा सोचो कि कोई एक ऐसा म्यूचुअल फंड जैसा कुछ है जिसमें आप पैसा डाल रहे हैं। ठीक है ना, आपने प्लान किया कि इस नवंबर की 1 तारीख से आप उसको स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया मान लो कि 0 वाला पॉइंट, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और ये हो गया मान लो कि n वाला पॉइंट। ठीक है, प्लान आपने आज किया, लेकिन मान लो कि पहले स्कीम ऐसा है कि आप पीरियड के एंड में पैसा डालते हैं उसके अंदर। तो पहला जो आप पेमेंट करेंगे वो कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। दूसरा पेमेंट यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, और चलता जाएगा, और यहाँ पर भी आप कुछ पेमेंट करेंगे। अब सपोज करो कि ये वाला म्यूचुअल फंड जो है वो इस पेमेंट के बाद में ऐसा समझो कि मैच्योर हो जाएगा, और आप उसका सारा का सारा पैसा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट सब कुछ आप रिडीम कर सकते हैं। तो यहां पर इस पेमेंट के बाद में आपको एक अमाउंट मिलना चाहिए, एंड दिस अमाउंट मस्ट कंटेन व्हाट, ये सारा प्रिंसिपल, और इस पीरियड के लिए इन सारे प्रिंसिपल पे बनने वाला क्या, इंटरेस्ट। आया बात समझ। तो इस अमाउंट को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर में। ये सारा जो पार्ट पेमेंट हमने किया हुआ उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसी सिचुएशन को बेसिकली बोला जाता है सिंकिंग फंड। ठीक है, सिंकिंग फंड क्यों नाम देते हैं उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, मैं समझाता हूं आपको।
होता क्या देखो कि जिंदगी का बहुत सारा जो बड़ा बड़ा खर्चा होता है वो प्री प्लान होता है, पता रहता है आपको। सपोज करो कि आप आज कोई एक गाड़ी लेते हो, मान लो कि वो गाड़ी जो है वो 25 लाख रुपए का, ठीक है, 25 लाख का गाड़ी ले लिया अभी, लेकिन 25 लाख का गाड़ी ऐसा तो है नहीं कि आजीवन चलेगा। मतलब आपका अगर आयु सपोज कीजिए 60 या 70 साल है और आज आपका एज हो रहा है मान लीजिए 30 साल, गाड़ी चाहे 25 लाख का लो चाहे 50 लाख का लो, ऐसा नहीं कि 30 साल से 65 साल तक वो सेम गाड़ी आप चला पाएंगे। एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में गाड़ी आपका खराब हो जाएगा, यू विल हैव टू चेंज योर कार, ठीक है। अब आज 25 लाख का लिया है आपका, मान लो कि लिविंग स्टेटस ही है कि 25 लाख की गाड़ी में आप घूमते हैं, तो अगला गाड़ी भी जो है वो आपका मोर और लेस इसी अमाउंट के आसपास होगा। हो सकता है कि 30 लाख रुपए का ही पड़ जाए, इन्फ्लेशन ऐड करके दाम और बढ़ जाएगा। तो ये तो आपको पता है ना कि वो 30 लाख रुपए का गाड़ी मेरे को खरीदना है। और एक गाड़ी का जो लाइफ है वो आप सपोज करो कि ठीक से अगर चलाते हो तो 7 से 8 साल बस, मतलब उसके बाद में ये तो मन भर जाता है, बहुत सारा मॉडल आ जाता है, आपको चेंज करने का मन कर लेता है उस टाइप से, ठीक है। तो टेक्निकली ये ऐसा कुछ हुआ कि आपको 8 साल का पीरियड है आपके पास में, और आपको पता है कि 8 साल के बाद में आपको 30 लाख रुपए खर्चना है। आया बात समझ? इसको थोड़ा सा फैक्ट्री वैक्ट्री के एस्पेक्ट के हिसाब से भी बात कर सकते हैं। मान लो कि एक फैक्ट्री है, अब प्लांट का जो एक एक मशीन आता है वो सब मशीन मान लो करोड़ों में कॉस्ट करता है, और वो मशीन भी ऐसा है कि ऐसा नहीं कि आज एक लगा दिया और वो आजीवन चलता रहेगा। उस मशीन का भी क्या है कि एक यूजफुल लाइफ पीरियड है, उस पीरियड के अंदर मशीन आपको चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। आज मशीन का प्राइस अगर 1 करोड़ है, इन्फ्लेशन एडजस्ट करोगे जब नेक्स्ट टाइम खरीदोगे तो 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 25 लाख कुछ वैसा पड़ेगा आपको, ठीक है। और आपको मशीन का लाइफ भी पता है कि मान लो कि वो 20 साल के लिए काम करेगा आपके लिए, ठीक है ना। तो आपको पहले से पता है कि आफ्टर 20 ईयर्स मेरे को 1 करोड़ 20 लाख रुपए का एक मशीन चाहिए। आया बात समझ? तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि आपके पास में ये जो फ्रेमवर्क है ये रेडी हो जाता है कि 20 साल के बाद में मेरे को 1 करोड़ 25 लाख रुपया चाहिए, और उसके लिए आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ये सब एडजस्ट करके पता कर सकते हो कि महीना महीना ये साल के बाद में आप कितना पैसा डालोगे, तो लास्ट में पूरे 20 साल के एंड में ये 1 करोड़ 20 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि आपके पास में मार्केट में बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। आप एफडी में डाल सकते हैं, म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, स्टॉक में डाल सकते हैं, रियल एस्टेट में डाल सकते हैं। 20 साल तो काफी लंबा पीरियड होता है। आया बात समझ? तो सिंकिंग फंड का आइडिया ये है कि कोई ऐसा खर्च जो मेरे को पहले से पता है कि मेरे को 10 साल के बाद में चाहिए पड़ेगा, कि 15 साल के बाद में चाहिए पड़ेगा, और पता है कि मेरे को मोटा इतना पैसा चाहिए, उसके लिए एक टाइप का बैक कैलकुलेशन, ठीक है। कि अगर मेरे को 7% से इंटरेस्ट मिल रहा है मार्केट में, तो मैं रोज का तो नहीं, खैर महीना का या साल का कितना पैसा उस फंड में डालूं, ताकि स्टेपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम के बाद में जो मेरा रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। इस चीज को हम लोग बोलते हैं सिंकिंग फंड। और सिंकिंग फंड से ज्यादा इजी रहेगा आप तो इसको एन्युटी ही बोलो, नॉर्मल एन्युटी, ठीक है। उसमें भी जो सिस्टम मैंने ये वाला किया है, ये कौन सा सिस्टम है, प्रीपेड वाला कि पोस्टपेड वाला? पोस्टपेड वाला। इसी को प्रीपेड वे में भी कर सकते हैं, एक ही इंस्टॉलमेंट यहां पर बढ़ेगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड फॉर्मूला वगैरह क्या है उसको थोड़ा देखते हैं। देखो सिंकिंग फंड का आइडिया क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये एन्युटी ही, और इस एन्युटी के लास्ट में जो पूरा का पूरा अमाउंट कन्वर्ट होगा, मोस्टली हम उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ो इसको। Sinking fund is an annuity created for accumulating money over a period of time, which can be used for paying off a loan or for replacement of some asset or meet some other financial obligation at some future designated date by paying through regular and equal payments at compound interest, ठीक है। एक और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, इंडिया में हालांकि अभी वो कल्चर नहीं है बाहर, लेकिन वो कल्चर है। बच्चा पैदा लेते ही जो है ना, वो लोग एजुकेशन के लिए एक फंड बनाना स्टार्ट कर देते। मतलब आप यूएसए जाके यदि पढ़ते हो और आप अगर अमेरिकन सिटीजन भी हैं, स्टिल आपके स्टडी का कॉस्ट जो है वहां पर 2 करोड़ 3 करोड़ के आसपास होता है। तो जैसे बच्चा पैदा लिया वो क्या के पैसा डालना स्टार्ट कर देता विद द एक्सपेक्टेशन कि मेरे को 20 साल के बाद में या 22 साल के बाद में हायर स्टडीज के लिए 2 करोड़ रुपया चाहिए हो, ठीक है। तो वो भी एक एग्जांपल सिंकिंग फंड का ही। क्लियर मेरे ख्याल में कि सिंकिंग फंड बेसिकली है क्या। अब इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला वगैरह है उसका प्रूफ हम लोग को नहीं चाहिए, हालांकि जीपी से आराम से प्रूफ कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है ये सब, लेकिन हमको सीधा फॉर्मूला रखना है और उससे अपना काम चलाना, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये समझो आप कि सिंकिंग फंड हम बना कितने टाइप कर सकते थे, 2। जैसे इसको मैं अगर बोल दूं कि ये टाइप 1 है, तो ये कौन सा टाइप है बताऊं? ये है पोस्टपेड वाला टाइप। और इसी में और क्या बदलाव हो सकता था कि एक आर, ये जो 0 वाला पॉइंट है उसमें हम एक आर बढ़ा सकते थे ना। उसको भी बना के दिखा देता हूं आपको कि यहां पे भी अगर आप एक आर दे देते स्टार्टिंग से ही, तो ये पोस्टपेड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रीपेड। तो ये बेसिकली 2 टाइप का सिचुएशन है कि पेमेंट आप कौन से पॉइंट पर करेंगे, उसके हिसाब से एक प्रीपेड का सिचुएशन और एक पोस्टपेड का सिचुएशन है। दोनों का फॉर्मूला अलग अलग, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है उस पर थोड़ा बात करते हैं। देखो टाइप 1 याद रखना कि हम इसमें पोस्टपेड का बात करते हैं, ठीक है। तो पोस्टपेड वाला अगर आपका सिचुएशन है तो दिस इज द फॉर्मूला कनेक्टिंग द अमाउंट, द पेमेंट दैट यू हैव टू मेक एट रेगुलर इंटरवल्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको मार्केट में अवेलेबल, ठीक है। फॉर्मूला इज ए इज इक्वल्स टू
r इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई। एक एक करके सारे लेटर्स का मीनिंग समझ लेते हैं। ए का मतलब है फ्यूचर का वो एक्सपेक्टेड अमाउंट जितना आपको चाहिए अपना खर्चा पूरा करने के लिए। आर का मतलब है वो रेगुलर पेमेंट जो आप बार बार मंथली या ईयरली हिसाब से या हाफ ईयरली हिसाब से या क्वार्टरली हिसाब से आप करेंगे। आई का मतलब है जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि आर डिवाइडेड बाई के इंटू 100। आर हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, के हो गया कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एक साल में कितना होगा। अगर एनुअल का सिचुएशन है तो के विल बी 1, हाफ ईयरली का सिचुएशन है तो के विल बी 2, क्वार्टरली का सिचुएशन है तो के विल बी 4, मंथली का सिचुएशन है तो के विल बी 12 एंड सो ऑन। ठीक है मेरे ख्याल में। उसके बाद में एन का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, ईयर्स मत बोलो आप। एन का मतलब क्या हो गया बताओ, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। और एन को आप एक फॉर्मूला के तहत सोचोगे कि एन इज इक्वल्स टू के इनटू टी। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स आपका टी है और के है कि एक साल में कितना ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, मान लो कि आप 4 साल के लिए चला रहे हो और पेमेंट आपका हाफ ईयरली हुआ है तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितना हुआ होगा, हर साल 2-2 यानी कि टोटल ट्रांजेक्शन 8 हुआ है। तो एन यहां पर टोटल नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है, एन है टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो एन इक्वल्स टू हमेशा क्या यूज करेंगे हम लोग, के इनटू टी। क्लियर है मेरे ख्याल में। बाकी ये वाला फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के अंदर में आप देख सकते हैं कि ए है, आर है, आई है, एन है, तो टोटल कितना सामान है मेरे ख्याल में 4 में से कोई 3 का वैल्यू आपको दिया रहेगा, चौथे का वैल्यू आपसे पूछा रहेगा। यही बेसिकली आपका क्वेश्चन हो। और इनकेस सिचुएशन मान लो कि टाइप 1 से चेंज होके टाइप 2 यानी कि प्रीपेड में चला जाता है तो फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव है। ठीक है, एक 1 प्लस आई का फैक्टर एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है इनकेस अगर प्रीपेड वाला सिचुएशन हो। ठीक है, दोनों फॉर्मूला को कॉपी कर लो, ये एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं है, ये आप लोगों को याद ही रहेगा। बाकी हम फिर क्वेश्चंस करके देखते हैं। अब देखो थ्योरी तो इतना ही था, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ सिंकिंग फंड का मतलब क्या है। बेसिकली एक एन्युटी ही है जिसमें हमको फ्यूचर में कुछ एक अमाउंट ऑफ पैसा चाहिए, उसके लिए हम शुरू से कितना कितना पैसा इंस्टॉलमेंट के फॉर्मेट में डालें सच दैट के लास्ट में जाके वो एक्यूमुलेट होकर उतना हो जाए, उसी से रिलेटेड ये है। ठीक है ना, सिंकिंग फंड। 2 टाइप का सिंकिंग फंड आप क्रिएट कर सकते हैं, एक पोस्टपेड के फॉर्मेट में, दूसरा प्रीपेड के फॉर्मेट में। फॉर्मूला बेसिकली आपका यही रहेगा। अब इसके अलावा क्या है, एक समस्या है। समस्या ये है देखो कि इसके अंदर में आप देख सकते हैं कि 1 प्लस आई होल टू द पावर एन का सिचुएशन है। अब ये n का वैल्यू सपोज करो कि 10, 12, 20 उस टाइप का कुछ हो जाता है तो वट एवर नंबर फॉल्स इनसाइड दिस ब्रैकेट, कोई भी नंबर आए उसका कैलकुलेशन वोंट बी इजी लाइक। और नंबर भी कोई बहुत सुंदर नहीं आएगा। आई का वैल्यू हमेशा 0.15, 0.12, 0.23 उस टाइप का कुछ घटिया सा आएगा। और यहाँ आपको मिलेगा 1.23 होल टू द पावर 12, जो कैलकुलेट करना आपके लिए डायरेक्टली एज सच पॉसिबल नहीं। तो क्वेश्चन के अंदर में क्या है कि इस कैलकुलेशन को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट आपको दिया जाएगा। अब वो सपोर्ट जो है वो 3 टाइप से दिया जा सकता है। उसमें क्या क्या है देखो, मैंने कैटेगराइज कर दिया। सबसे पहला हो सकता है कि आपको एक्सपोनेंशियल वैल्यू दिया हुआ है इस टाइप से कि एक क्वेश्चन रहेगा, साथ में आपके पास में इस टाइप का कोई एक आंसर रहेगा और आपको सॉल्व कर, दिस इज टाइप 1। ठीक है, सेकेंड टाइम पर हम देखेंगे कि लॉग का सपोर्ट हमको दिया हुआ हो सकता है। और थर्ड टाइम पर हम कुछ अलग ही चीज है, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर बोल के, वो मैं दिखाऊंगा आपको। पहले इसमें बात कर ले, पढ़ो इसको पढ़ो। अब बात करते हैं इसमें। ये बोल रहा है कि फर्म एंटिसिपेट्स एन एक्सपेंडिचर ऑफ इतना फॉर प्लांट मॉडर्नाइजेशन एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। तो इस लैंग्वेज के हिसाब से आप क्या सोच रहे हैं कि ये महीना महीना जो पैसा डाला जाएगा वो है कि लास्ट में जितना चाहिए वो है? लास्ट में जितना चाहिए ये वो है। कितना है देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 5 लाख है। ठीक है, क्लियर। ये क्या है आपके फॉर्मूला के हिसाब से, ए है मेरे ख्याल में, तो 5 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद में कितने साल के बाद में ये पैसा चाहिए, 10 साल। तो टी का वैल्यू जो है वो मैं बोलूंगा कि 10 है यहाँ पे। उसके बाद में हाउ मच शुड द कंपनी डिपॉजिट एट द एंड, इस एंड वाले से क्या पता चला कौन है, पोस्टपेड। ठीक है, उसके आगे देखो एंड ऑफ ईच ईयर इनटू अ सिंकिंग फंड अर्निंग इंटरेस्ट इतना पर एन, और कहीं पर भी कुछ नहीं बोला हुआ तो क्या मान के चलोगे कि सारा ट्रांजेक्शन एनुअल फॉर्मेट में हो रहा है। तो के का वैल्यू कितना रहेगा आपके लिए 1, और इसके बाद में एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, के इंटू टी, दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू आई थिंक 10। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, चलेगा यहां तक। और क्या पूछा हुआ है आपसे, हाउ मच द कंपनी शुड डिपॉजिट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, यानी कि आपसे शायद से कैपिटल आर पूछा। ठीक है, और सपोर्ट में आपको ये पता नहीं कुछ दिया हो। ठीक है ना, और स्मॉल आर का भी थोड़ा सा यूज करके दिखा देता हूं। स्मॉल आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5%, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा आर डिवाइडेड बाई के टाइम्स 100। ठीक है ना, सिंस एनुअल चलेगा सब कुछ तो ऊपर 5 के जगह पे 1 और नीचे 100,
सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 0.05। ठीक है, अब आप देखो कि फॉर्मूला में बिठाने से क्या मिलेगा आपको, a इज इक्वल्स टू कैपिटल R इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई, ऐसा कुछ रहेगा। वैल्यूज डालोगे तो शायद से ये हो जाएगा आपका 5 लाख इज इक्वल्स टू कैपिटल R इंटू 1 पॉइंट ऊपर हो जाएगा शायद से 0.5 होल टू द पावर n कितना आया था आपका 10 माइनस 1 अपॉन में कितना 0.0। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है ना ये सब सारा। अब इसके बाद में आपको क्वेश्चन पे आके दोबारा से जो है वो देखना है कि भाई किस टाइप का सपोर्ट आपको दिया हो। तो जैसे यहां पर आपको डायरेक्टली एक्सपोनेंट का वैल्यू दे दिया है, तो इसके आगे कैलकुलेशन आपको खुद करना होगा। देखो दिस एम्प्लाइज 5 लाख इंटू 0.05 डिवाइडेड बाय इस पार्ट का वैल्यू क्या दिया हुआ आपको 1.629, तो 1.629 माइनस कितना रहेगा 1, दिस इज इक्वल्स टू आर। ये कैलकुलेशन आपको बेयर हैंड से खुद परफॉर्म कर, ठीक है, और कैलकुलेशन करके देखो आप, आंसर ऐसा कुछ आना चाहिए 39745.63। ठीक है मेरे ख्याल में, देखो आइडिया क्लियर है कि नहीं क्लियर, चलेगा? हाँ अच्छा यहां देखना है एक बार, इसमें फिलहाल जब आप कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे ना तो आंसर आपका इस टाइप का कुछ दिखेगा। हालांकि इसके आंसर में आप ऐसा समझो कि 100 रुपया 200 रुपया ऊपर नीचे भी अगर आता है तो भी वो आंसर राइट माना जाएगा। मैं अभी दिखाऊंगा आपको, सेम क्वेश्चन का हम लॉग से भी अप्रोच करेंगे, सेम क्वेश्चन का हम वो एन्युटी फैक्टर से भी अप्रोच करेंगे, एंड यू विल सी कि 200 रुपए का भी फर्क आता है। ठीक है, तो उस फर्क से आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, और ऐसे भी इस कैलकुलेशन को आप ढंग से एग्जीक्यूट करेंगे, वही बहुत बड़ा बात आ रहा बात समझ। एग्जाम के अंदर में उस लिमिटेड टाइम के अंदर में ये परफॉर्म करना इट इज नॉट दैट इजी। तो आप इसको कीजिए अपने हिसाब से, अच्छे से कीजिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलेगा मेरे ख्याल में। चलते हैं इसके सेकंड एग्जांपल की तरफ, इसको देखिए फटाफट। देखो सेकंड एग्जांपल में देखो क्या बोला हुआ है, अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज कितना है 2 लाख हैज इफेक्टिव लाइफ ऑफ 7 years एंड स्क्रैप वैल्यू इज 30,000। ठीक है, what amount should the company put into a sinking fund earning 5% per annum so that it can replace the machine after its useful life? Assume that the new machine will cost rupees 3 lakh after 7 years। अब इसमें देखो ध्यान से पढ़ोगे सोचोगे तो आपको लगेगा कि ये 2 लाख वाला इंफॉर्मेशन एकदम ही बोगस इंफॉर्मेशन, इसका कोई यूज नहीं, क्योंकि वो तो उस टाइम पर उस मशीन का दाम था ना। नया मशीन का दाम 7 साल के बाद आपको कितना पड़ने वाला है 3 लाख रुपए। ठीक है, फिर दूसरा इसमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि मशीन बर्बाद हो जाने के बाद में, यूजफुल लाइफ के बाद में भी स्क्रैप वैल्यू आपको कितना दे देगा 30,000। ठीक है, तो 7 साल के बाद में जब आप नया मशीन लगाने का प्लान करेंगे तो आपको चाहिए 3 लाख रुपए का फंड, जिसमें से 30,000 रुपए तो उसके स्क्रैप को बेच के ही मिल जाएगा आपको। तो फर्दर आपको और कितना पैसा चाहिए 2,70,000 रुपए। तो 2,70,000 रुपए आपको 7 साल में एक्यूमुलेट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इतना मार्केट से मिल रहा है, और कुछ बोला कि नहीं बोला, ईयरली हाफ ईयरली के लिए नहीं बोला तो ईयरली मान के चलिए। ठीक है, लिखो फटाफट। मेरे ख्याल में ए इक्वल्स तो आप लिखो यहां पर 3 लाख माइनस 30,000, दिस इज इक्वल्स टू 2,70,000। ये ए हो गया आपका। फिर इसके बाद में टी है आपका 7, सब कुछ एनुअल है तो K1 n इक्वल्स टू 7 हो जाएगा यहां से। स्मॉल आर का वैल्यू मेरे ख्याल में 5%, तो इससे I इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके लिए R डिवाइडेड बाय अगेन K इंटू 100। सॉल्व करने पे 0.05, K को आपको 1 लेना है यहाँ पर, और कैपिटल R जो है वो वापस सीन में से गायब है, यही ढूंढना है। प्रीपेड पोस्टपेड ना, हाँ ये वाला बात भी एक बार देख लो। What amount should the company put into a sinking fund earning इतना so that it can replace? प्रीपेड पोस्टपेड में भी कुछ नहीं मेंशन रहे तो पोस्टपेड। ठीक है, मतलब ईयरली हाफ ईयरली में कुछ नहीं मेंशन है तो ईयरली, और प्रीपेड पोस्टपेड में कुछ नहीं मेंशन है तो पोस्टपेड, चलेगा? अच्छा लगाओ फॉर्मूला लगाओ। सो ए इक्वल्स टू आर इंटू 1 प्लस आई होल पावर n माइनस 1 अपॉन आई, ऐसा रहेगा। वैल्यू जब आप डालोगे तो ए की जगह पर मेरे ख्याल में 2,70,000 इज इक्वल्स टू आर, तो आर रहेगा आपका 1.05 होल टू द पावर इट विल बी 7 माइनस 1 अपॉन 0.05। तो आपका आंसर टेक्निकली होना चाहिए
2,70,000 इंटू 0.05 होल्डिंग डिवाइडेड बाय उसका वैल्यू दिया हुआ 1.407 माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। अब इसको खुद से सॉल्व करना है आपको, ठीक है, एंड आंसर आ जाएगा आपका 33,169.53। दिस इंप्लाइज आर इक्वल्स टू 33,169.5। ये आपके आर का वैल्यू। अच्छा, थर्ड एग्जांपल देख रहे हैं, एक बार पढ़ो इसको। चलिए देखिए, पढ़ते हैं। मिस्टर एक्स प्लान्स टू सेव अमाउंट फॉर हायर स्टडीज ऑफ हिज सन रिक्वायर्ड आफ्टर 10 years, मतलब 10 साल के बाद कुछ कार्यक्रम है। ही एक्सपेक्ट्स दैट द कॉस्ट ऑफ स्टडीज टू बी, ये बी होना चाहिए था, रुपीज, ये 10 लाख है, 10 लाख। हाउ मच शुड ही सेव एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब प्रीपेड, ठीक है, ऑफ ईच ईयर टू एक्यूमुलेट दिस अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 years। और कुछ नहीं बोला कहीं पर भी, तो हम ईयरली ही मान के चलेंगे इसको भी, k इज इक्वल्स टू 1 इफ द इंटरेस्ट रेट इज इतना कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ए आपको चाहिए मेरे ख्याल में 10 लाख, ठीक है, फिर टाइम है आपके पास में 10 साल, एक साल में एनुअली तो एक ही बार, n इक्वल्स टू 10। इसके अलावा सोचो और क्या होगा, r इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में है 12%, तो कैपिटल नहीं सॉरी, i इज इक्वल्स हो जाएगा आपके लिए 12 डिवाइडेड बाय 1 into 100 और सॉल्व करने पे 0.12, ठीक है। और r आपसे पूछा हुआ, लेकिन सिंस ये वाला प्रीपेड का सिचुएशन है तो पूरा का पूरा फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। इट विल बी a इक्वल्स टू r इंटू 1 प्लस आई होल थिंग इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1 अपॉन i, ऐसा कुछ रहेगा। वैल्यूज अगर डालोगे तो 10 लाख इज इक्वल्स टू r इंटू आई आपका 1.12 है, तो 1.12 इंटू 1.12 टू द पावर 10 माइनस 1 0.12 आ रहा है। देखो यहां पे सिंस ये प्रीपेड वाला सिचुएशन था ना, तो पहले आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि फॉर्मूला तो आपका ये वाला हो जाए, बाकी वो क्या दिया है वो आएगा, काम में आएगा, थोड़ा पेशेंस रख के सुनना होगा हम लोग को, ये ठीक है मेरे ख्याल में। उसके बाद में देखो फॉर्मूला आपका ये होना चाहिए, उसके हिसाब से जब वैल्यू पुटिंग आप करोगे तो स्ट्रक्चर आपके पास में ये वाला होगा। अब जब ये 1.12 उठ के अंदर जाएगा ना, तो ये पावर 10 है, इसका पावर 1 है, तो मिला के वो 11 हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पेशेंस लूज मत करो, देखो फोकस करके देखो। दिस एम्प्लाइज, ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5 6, दिस इज इक्वल्स टू r टाइम्स 1.12 टू द पावर 11 माइनस 1.12 डिवाइडेड बाय 0.12, ऐसा हो जाएगा। और इसका वैल्यू आपको डायरेक्टली दे रखा है, और हो सकता है कि आपको पावर 10 का भी वैल्यू दिया हुआ रहता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, तब आप इसी वाले स्ट्रक्चर में वैल्यू बिठा देते, बाकी कैलकुलेशन आपको खुद करना है। इसने आपको ही हेल्प किया है पावर 11 का वैल्यू देके, ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। अब पावर 11 का वैल्यू कितना है देखो, 3.477, तो दिस एम्प्लाइज 1 2 3 4 5 6 इंटू 0.12 अपॉन में 3.477 माइनस 1.12, ठीक है, इज इक्वल्स टू आर। और सॉल्व करने पे आंसर आपका आना चाहिए ये वाला, देखो 50912.17, ठीक है। अच्छा, हो गया होगा सबका मेरे ख्याल में। अब ये देखो, ये कौन से आइडिया से किया हमने सारे क्वेश्चंस को, वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अगर एक्सपोनेंशियल वैल्यूज क्वेश्चन में प्रोवाइडेड रहे तो आपका अप्रोच ऐसा रहेगा। लेकिन इसके जगह पर हो सकता है कि एक्सपोनेंशियल वैल्यूज ना देके सपोर्ट के लिए वो आपको लॉग वैल्यूज दे दे। अब लॉग वैल्यूज में कैसे काम करना है थोड़ा उसको भी समझते। फिर से हम सेम क्वेश्चंस को ही कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, आप फटाफट डिटेल्स लिखो इस। पहले क्वेश्चन में लिखो ये कितना था आपका 5 लाख, लिखो a इक्वल्स टू 5 लाख, t इज इक्वल्स टू 10, k इज इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 5 लाख। हाँ, फिर उसके बाद में मैं कह रहा हूं कि t इक्वल्स टू 10, 10 साल का काम है और ईयरली है इसीलिए k इक्वल्स टू 1, सो अल्टीमेटली n इक्वल्स टू 1 इंटू 10, 10 ही रहेगा। और i इज इक्वल्स टू आप लिख लो
मेरे ख्याल में 0.05 आएगा सॉल्व करके, 0.05। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लिख, a इज इक्वल्स टू क्या बताऊं, r इंटू 1 प्लस आई, सिंस प्रीपेड वाला सिचुएशन है, पावर n माइनस 1 बाई आई। वैल्यूज डालोगे तो ये कितना था, 5 लाख ना, 2 3 4 5 इज इक्वल्स टू r इंटू 1 पॉइंट क्या 05 टू द पावर 10 माइनस 1 अपॉन कितना 0.05। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। अब देखो इसमें होता क्या है कि ये फॉर्मूला लगाने के बाद में अगर आपके पास में एक्सपोनेंशियल वैल्यूज अवेलेबल नहीं है ना, तो देयर इज अ पर्टिकुलर पार्ट जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कैलकुलेशन में, और उस प्रॉब्लम क्रिएटिंग पार्ट को आपको लॉग के हेल्प से पहले टैकल करना पड़ेगा। वो प्रॉब्लम क्रिएटिंग पार्ट है ये वाला, और जो भी आपको लॉग वैल्यूज का सपोर्ट दिया हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं इसका वैल्यू ढूंढने के लिए दिया। अब उसको कैसे यूज करना है, ये चीज एकदम ध्यान से सब लोग पेशेंटली देखो एक और सुन। आपको इस पूरे एक्सपोनेंट के साथ में इसका वैल्यू चाहिए, तो आप इस बात से इसको मतलब काइंड ऑफ इक्वेशन 1 मार्क करके आप छोड़ देंगे यहीं पे, और आप ऐसे स्टार्ट करेंगे कि लेट जो भी वो है 1.05 होल टू द पावर 10, इसको ये विल बिगिन बाय टेकिंग x, या मैं x लेफ्ट में लिख देता हूं, लेट x इक्वल्स टू दिस। ठीक है मेरे ख्याल में। और बोलोगे हिंट कैसे मिलेगा हमको कि इसी को स्टार्ट करना, तो आप लॉग वैल्यू में भी देखो कि 1.05 का लॉग वॉग दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आप इसके बाद क्या करोगे, तलोब्स जो आप ऑलरेडी डिफरेंशिएशन में 1-2 बार यूज कर चुके हो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल्स टू log ऑफ 1.05 होल टू द पावर 10। पावर जो है वो बाहर आ जाएगा, इनटू log ऑफ क्या रहेगा सोचो 1.05। ठीक है, और इसमें कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा ये सब का बाइफर्केशन आपको करना नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी इसका ही लॉग वैल्यू दिया हुआ आपको कितना होना चाहिए। आया समझ। ठीक है, और यहीं पे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि थोड़ा बदमाशी भी हो सकता है कि यहां पर डायरेक्टली इसका लॉग वैल्यू ना देके इससे मिलते जुलते किसी स्ट्रक्चर का दे देगा आपको वहां, लेकिन आपको केयरफुली जो है कि आपको क्या चाहिए वो आपको निकालना पड़ेगा। मानो कि यहां पर 1.05 का ना देके 105 का दे दे, तो यू हैव टू बी क्लियर कि ओके उसका जो मेंटिसा वाला पार्ट है वही मेंटिसा वाला पार्ट मेरे साथ में मैच करेगा, और मेरे स्ट्रक्चर का कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा 0, तो मेरे कैरेक्टरिस्टिक को इग्नोर कर देना है। नहीं आया समझ। इसी से मान लो कि ये भी दे सकता था ना आपको log ऑफ 105, इसका आंसर क्या होता सोचो, अगर इसका आंसर ये है तो मुझे लगता है कि 105 अगर है तो पॉइंट आपके यहां बैठा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जाने के लिए पॉइंट लेफ्ट की तरफ 2 बार जंप करेगा, तो यानी कि इसका आंसर होता 2.0212। हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है, सपोर्ट के लिए ये दिया हुआ है, वहां आपको केयरफुली ये सोचना पड़ेगा कि अच्छा मेरे को लेकिन 105 का लॉग नहीं चाहिए, मेरे को 1.05 का चाहिए, लेकिन 1.05 के लॉग का आंसर का और 105 के लॉग के आंसर का मेंटिसा मैच करेगा, कैरेक्टरिस्टिक मैच नहीं करेगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक इसके हिसाब से, मेरा कैरेक्टरिस्टिक मेरे हिसाब से होगा, मेरे वाले का कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा 0। आया बात समझ। तो वैसे तो किस्मत ठीक रहा तो ये मिलेगा आपको सपोर्ट के लिए, किस्मत बुरा रहा तो सपोर्ट के लिए ये भी मिल सकता है, वहां पर आपको वो वाला ट्रिक आना चाहिए। आया समझ। बढ़ू आगे यहां से। अब बताओ क्या हो जाएगा, log x इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ व्हाट 0.0212। ठीक है, सॉल्व करके आई थिंक log x इक्वल्स टू हम लोग को मिल जाएगा 0.212। चलेगा, क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक। इसके बाद क्या होता है देखो, जैसे log x इज इक्वल्स टू आपको मिला 0.212, यहां से x ढूंढने का तरीका है कि x इक्वल्स टू आप log को वहां शिफ्ट करेंगे और वहां जाके वो हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.212। ऐसे लॉग जब एक तरफ से दूसरे तरफ जाता है तो क्या हो जाता है एंटी लॉग, और ये वैल्यू भी आपको ऑब्वियसली क्वेश्चन में प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। उसको कितना दिया बताओ 1.629, सो x इज इक्वल्स टू यू विल गेट 1.629। आया समझ। ठीक है, अब ये जब आंसर आपका आ जाएगा तब आप वापस से इस पे आ जाएंगे इक्वेशन नंबर 1 कि नाउ इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज पैरेलली आई थिंक कितना 5 लाख था, 1 2 3 4 5 इज इक्वल्स टू r टाइम्स 1.629 माइनस 1 अपॉन में कितना था 0.05। अब यहां से फर्दर आप नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व कर लो। ठीक है, और सॉल्व करके आपको r मिल जाएगा, r विल बी अगेन दिस वन। ठीक है, देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो अगर सपोर्ट आपको ऐसे लॉग के टाइप में देता है तो दिस इज द वे हाउ यू शुड डील विद इट। ठीक है, कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए बाकी अगर है तो।
ठीक है, देखो आगे बढ़ना है फिर। क्वेश्चन नंबर 2 को वापस से देखो, लॉग एंटी लॉग का सपोर्ट आपको दिया हो, लिखो फटाफट। ए इज इक्वल्स टू 2 लाख, अच्छा नहीं, इसमें कितना था 3 लाख माइनस 30,000 ना, लिखो ए इक्वल्स टू 2,70,000। सेम इक्वेशन, इसीलिए आइडिया रिपीट नहीं कर रहा हूं, बस लॉग की हेल्प से कैलकुलेशन करने का ट्राई करते हैं। फिर टी इक्वल्स टू, यहां पे था 7 साल, के इक्वल्स टू 1, सो एन इक्वल्स टू 7 रहेगा। आई इक्वल्स टू हो जाएगा फिर से 5% है आपका, तो 5 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100, सॉल्व करने पे 0.05, एंड यू आर सर्चिंग कैपिटल आर का आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, सो फॉर्मूला आपका था ए इक्वल्स टू आर टाइम्स क्या 1 ये चलो एक बार फॉर्मूला ही लिख देते हैं, 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई। वैल्यूज डालोगे तो ए के जगह पर 2,70,000, ठीक है, आर के जगह पर आर, यहां पर 1.05 होल टू द पावर 7 माइनस 1 बाई 0.05, ठीक है। और वापस आप देखो कि ये जो एक्सपोनेंट वाला पार्ट है इसको मैनुअली करना डिफिकल्ट होगा आपके लिए, तो इसके लिए आप लॉग का सहारा लेंगे। तो आप बोलेंगे कि लेट x इक्वल्स टू 1.05 होल टू द पावर 7, फिर log x इक्वल्स टू 7 इंटू, सीधा ही लिख रहा हूं, log ऑफ 1.05। ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा आप 0.0212, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 1484, 0.148, ये आ गया आपके log x का आंसर। और यहां से x ढूंढने के लिए फिर से आपको लगाना होगा एंटी लॉग ऑफ 0.1484, ठीक है, एंड इसका आंसर भी आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में 1.407, और इसको फिर से यहां यूज कर लो तो 2,70,000 इज इक्वल्स टू आर इंटू 1.407 माइनस 1 अपॉन में 0.05, और यहां से सॉल्व करना है आपको। फाइनल आंसर शुड बी दिस 33,169.53। देखो आया समझ के नहीं आया समझ। एंड अगेन एक चीज मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूं, आप एक्सपोनेंट वाला आइडिया लगाएंगे, लॉग वाला आइडिया लगाएंगे, ये कभी आपका चॉइस नहीं हो सकता। मतलब हमेशा क्वेश्चन में क्या सपोर्ट दिया हुआ है अकॉर्डिंगली ही आपको प्रोसीड करना हो, तो आपको दोनों ही तरीका बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है मेरे ख्याल में। थर्ड वाले पे चलते हैं, देखिए इसको रिकॉल कीजिए, किसका वैल्यू क्या था, ए का वैल्यू क्या था यहाँ पे 10 लाख, फिर मेरे ख्याल में टी का वैल्यू इट वाज 10 ईयर्स, 10 साल ही था ना, टी इक्वल्स टू 10, के इक्वल्स टू 1, सो एन इक्वल्स टू 10, आई इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, तो 12 बाई 1 इंटू 100, तो 0.12, और आर आप यहां पर भी ढूंढ रहे हैं, सो ए इक्वल्स टू, फॉर्मूला थोड़ा बदल जाएगा इस पर, 1 प्लस आई होल थिंग इनटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1 बाई आई, ठीक है। वैल्यूज डालोगे इज इक्वल्स टू आर इंटू, मैं इसको अंदर ही ले जाता हूं, तो इट विल बी 1.12 टू द पावर 11 माइनस 1.12 अपॉन में 0.12, ठीक है। और फिर से जो ये वाला चीज है इसके हेल्प से आप काम कर सकते हो। चलो आओ देखते हैं, लेट x इक्वल्स टू 1.12 होल टू द पावर 11, दिस इंप्लाइज log x इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 11 इंटू लॉग ऑफ 1.12, इसका आंसर आपको दिया हुआ है 11 इंटू 0.0492, दिस इज इक्वल्स टू 11 इंटू, अच्छा ये करके देखो तो एक बार कितना आता है। यहां पर भी एक कैच है, पहले चेक कर लो कि 5412 आ रहा है क्या, आ रहा है ना। अब यहां पर एक कैच है, उसको थोड़ा समझो, ये तो आपको एक बार ट्राई करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ट्राई करो, यहां पहुंचो, यहां आओ, और इसका मल्टीप्लीकेशन अगर इससे मैच कर रहा है ना तो थिंग्स आर गुड। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो वैल्यू है ना वो आपको, एक सेकेंड रुकना,
पावर 11 के कॉन्टेक्स्ट में ना दिया हुआ हो, 10 के कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आया बात समझ? जैसे मैं वैल्यूज अगर इतना तोड़ के ना डालता, आप एक बार देखो इस चीज को, ये भी समझ के रखना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। अब सपोज करो कि यहाँ वैल्यू डालते तो 1 2 3 4 5 6, दिस इज इक्वल्स टू आर इंटू, ये हो जाता है 1.12 और यहाँ होता है 1.12 टू द पावर 10 -1 डिवाइडेड बाई 0.12। ये तो मैं इसको अंदर ले गया, फिर ये वाला बना ना। हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर में इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो शुरू में यहाँ तो पकड़ में नहीं आएगा वो चीज कि हम ठीक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। लेकिन सपोज करो कि आपने प्रोसीड किया, आप यहां पहुंचे और इसका जो प्रोडक्ट है ना वो आप सपोज करो कि गिवन इन्फॉर्मेशन से मैच नहीं कर रहा। दैट मीन्स कि हो सकता है कि उसने 10 के कॉन्टेक्स्ट में ये दिया हो। आया बात समझ? तो उस टाइम पर फिर आपको इमीडिएटली क्रॉस चेक करना है कि क्या पता पावर 10 को लेने से सब कुछ ठीक है क्या। तो उसके हिसाब से भी ओके है कि पावर 10 लेके भी अगर आपको इस पार्ट का वैल्यू पता चल जाता है, फर्दर तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं। आया बात समझ? तो यहां थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना। हालांकि इस क्वेश्चन में ओके है कि सब कुछ मैच कर रहा है। तो इट इज 5412, ये हो गया log x। तो x इक्वल्स टू, इट विल बी एंटी लॉग 0.5412 और x इक्वल्स टू यहां से आ जाएगा शायद से 3.477। इसको उठा के पटक दो इसमें, r इंटू 3.477 माइनस 1.12 अपॉन 0.12 और सॉल्व करने पे r इक्वल्स टू 5912.17। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। ये वाला मैं फिर भी बोलूंगा कि सिंस डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है आपके पास में तो कैलकुलेशन थोड़ा सा ठीक ठाक है। लॉग का जो ट्रिक मैंने आपको बताया था ना कि चाहिए आपको 1.12, वो दे देगा 112 का लॉग। फिर एंटी लॉग में भी चाहिए आपको 0.5412 का एंटी लॉग और वो आपको दे देगा 5.5412 का एंटी लॉग। तो वो सब टेस्ट भी हो सकता है, उन सबको लेके थोड़ा सा आप लोग तैयार रहें। क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक। तो इसके साथ में दो आइडिया हमारा कंप्लीट हो गया कि अगर हमको इन्फॉर्मेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में मिलता है तो कैसे डील करना है और अगर लॉग फॉर्मेट में मिलता है तो कैसे डील करना है। इसके बाद एक समान और भी होता है, हेडिंग लिखो आप लोग, FVAF, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। FVAF, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। अभी 2 मिनट के लिए पेन छोड़ के ध्यान से सुनो, बहुत इजी सा चीज है, मैं बोलता हूं एक बार समझ में आ जाएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन याद, उसमें आपको याद होगा कि एक टेबल रहता था आपके पास में, ठीक है ना, और आपको कोई बहुत ज्यादा भारी कैलकुलेशन कभी करना नहीं होता था, ढंग से अपने डेटा को देख के टेबल देखना होता था, वहां से वैल्यू यहां पर कॉपी करना होता था। अब इसमें भी क्या है कि अगर मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जाऊं तो ये कैलकुलेशन कोई नहीं करता। इसको वो लोग क्या करते हैं कि एक सिंबल से रिप्लेस कर देते हैं। मतलब यहां समझना आप ध्यान से कि ये जो स्ट्रक्चर है यही तो प्रॉब्लमेटिक है, तो इस प्रॉब्लमेटिक स्ट्रक्चर को इस वाले सिंबल से रिप्लेस कर दिया जाता है, एस एन पे बार स्लैश आई, और इस चीज को बोला जाता है फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। क्या बोलते हैं बताओ? फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। 4 बार रिपीट करो, बोलो, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। एन्युटी फैक्टर तो समझ में आता होगा कि एन्युटी से डील कर रहे हैं इसीलिए, और सिंस आप अमाउंट निकालने में इंटरेस्टेड हो इसीलिए कौन सा वैल्यू हो जाएगा? ये वाला फ्यूचर वैल्यू। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, इससे रिलेटेड दुनिया में टेबल एग्जिस्ट करता है, और ये टेबल आपकी किताब में भी दिया हुआ है। मतलब आज शायद बुक नहीं लाए हो आप लोग तो दिखा नहीं सकता हूँ, बट बुक में जाके देखना, अमाउंट ऑफ एन्युटी बोल के वही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल के वहां पर ये टेबल जो है वो दिया हुआ है। अब इस टेबल में करना क्या होता है, देखो कि अपने क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद में आप अपना एन यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, आई मतलब आर डिवाइडेड बाई के इंटू 100, इसको ढंग से आइडेंटिफाई करूं, और आइडेंटिफाई करने के बाद में फॉर्मूला आपका इससे चेंज होके पोस्टपेड फॉर्मेट में वो हो जाएगा ये वाला कि a इज इक्वल्स टू आर इंटू दिस, और क्वेश्चन के अंदर में बाय गॉड्स ग्रेस इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा डायरेक्टली। तो बस थोड़ा सा इधर उधर करो एंड फट से आपका आंसर आ जाएगा। आया बात समझ? लिखो, हेडिंग लिखना आप, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर, इसमें लिखो फॉर प्रीपेड, प्रीपेड नहीं सॉरी पोस्टपेड, फॉर पोस्टपेड आपका फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा, a इक्वल्स टू आर डॉट एस सबस्क्रिप्ट
एन बार स्लैश आई, एस सब्सक्रिप्ट एन बार स्लैश आई। और इनकेस अगर आप फ्यूचर वैल्यू यूनिटी फैक्टर से डील कर रहे हो ना, तो ये फॉर्मूला फिर आपके कोई काम का नहीं आए, बात समझ। तब डायरेक्टली आपको इसी फॉर्मूला पे काम करना है। और इससे ये बना कैसे, तो इस पूरे गोला वाले चीज को हम मान लेते हैं ये वाला, और इसका वैल्यू हमको डायरेक्टली क्वेश्चन में प्रोवाइडेड रहेगा। क्लियर मेरे ख्याल में। और बाकी सारा चीज का अंडरस्टैंडिंग सेम ही है, ए का मतलब, आर का मतलब, एन का मतलब, आई का मतलब, जस्ट लाइक बिफोर। ठीक है, नेक्स्ट लिखूं फॉर प्रीपेड। फॉर प्रीपेड पुराना फॉर्मूला हमारा ये वाला था, एंड ये फ्यूचर वैल्यू यूनिटी फैक्टर में ऐसा दिखता है, देखो लिख लो इसको, A इज इक्वल्स टू R इंटू ब्रैकेट ओपन S सब्सक्रिप्ट n+1 का बार स्लैश आई -1। कैसे आया, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, बस क्या है कि अगर आपको इस टाइप का कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखा है तो यू शुड अंडरस्टैंड कि मतलब आपको एन्युटी फैक्टर वाला फॉर्मूला लगाना है, एंड वहां से खुद ही कैरी कर लोगे आप आराम से। ठीक है, अब देखो करते हैं एक बार इसको पढ़ो, मतलब सेम ही क्वेश्चन है वैसे तो, बट इस बार आप देखो कि सपोर्ट के लिए क्या दिया हुआ है, एन्युटी फैक्टर। तो इमीडिएटली आपको सोचना है कि मुझे नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, क्या अप्लाई करना है इसके अंदर में, एन्युटी फैक्टर वाला फॉर्मूला। फिर से ढंग से आइडेंटिफाई करना है कि प्रीपेड का सिचुएशन है कि पोस्टपेड का सिचुएशन है, अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लगाओ, आंसर बात खत्म। लिखो A इक्वल्स टू वंस अगेन 5 लाख, फिर T इक्वल्स टू 10, K इक्वल्स टू 1, सो N इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, और स्मॉल r इज इक्वल्स टू 5%, सो स्मॉल I इज इक्वल्स टू 0.05। चलेगा। अब लिखो एन्युटी फैक्टर वाला फॉर्मूला क्या था वो, A इज इक्वल्स टू बोलो R इंटू एस सब्सक्रिप्ट N बार I, दिस इंप्लाइज 5 लाख। ठीक है, इज इक्वल्स टू R इंटू N कितना आपकी सिचुएशन में 10, तो 10 पे बार स्लैश I कितना आया आपका 0.05। ठीक है, और इसका वैल्यू आपको डायरेक्टली दिया हुआ है, सो 5 लाख सीधा डिवाइड कर देता हूं, कितना है वो 12.5779, दिस इज इक्वल्स टू R। ठीक है, और सॉल्व करने पे ऐसा आंसर आना चाहिए। मतलब ये जो पार्ट था ना, इसका वैल्यू आपको रहेगा क्वेश्चन में दिया हुआ। ठीक है, और फिर आप फट से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। अच्छा, पिछले बार के आंसर को देखिए तो शायद एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहा होगा। ठीक है, डिफरेंस होगा, 100-200 रुपए का डिफरेंस होगा। ठीक है, और वो डिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड अगेन आई विल से कि इस 3 में से आप कौन सा मेथड यूज करेंगे वो बिल्कुल आपके हाथ में नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में जो सपोर्ट दिया हुआ है आपको उसी रास्ते जाना पड़ेगा, और तीनों ही रास्ता आपको क्लियर होना चाहिए। देखो ये आया समझ कि नहीं आया समझ। ठीक है मेरे ख्याल में। सेकेंड वाले में देखते हैं, फिर से वही होगा इसमें भी। ए कितना है आपका इस बार 2,70,000 था शायद। ठीक है, फिर आई कितना, आई नहीं सॉरी, चलो पहले एन बता दो, एन कितना था 1 इंटू 7। अच्छा, इसको मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमने कोई क्वेश्चन में वैसा फेस नहीं किया कि के का वैल्यू 2 या 4 या कुछ वैसा हो, बट एग्जाम में आप प्लीज इसी फॉर्मेट के थ्रू जाना। आप एन को टी मत सोचना, अगर हाफ ईयरली या क्वार्टरली का सिचुएशन हुआ ना तो एन का वैल्यू थोड़ा ज्यादा हो। ठीक है, सो बी केयरफुल फॉर दिस। एन इक्वल्स टू ऐसे यहां पर 7, आई इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कितना 0.05, और आर आप ढूंढ रहे हैं। ठीक है, और एन्युटी वाला फॉर्मूला अगर लगाते हो तो वो होगा ए इज इक्वल्स टू अगेन आर इंटू एस एन सब्सक्रिप्ट आई, सो 2,70,000 इज इक्वल्स टू आर इंटू एस में आई थिंक 7 बार स्लैश 0.05 ऐसा होना चाहिए। एंड यू विल सी कि इसका वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2,70,000 डिवाइडेड बाय वैल्यू इज 8.1420, दिस इज इक्वल्स टू आर, और सॉल्व करने पे 33,161.39, 33,161. ये होना चाहिए। ठीक है, चले आगे। लास्ट देखो इसको, देखो इसमें ये था आपका 10 लाख,
n was 1 into 10, तो 10, I was 0.12 एंड R को हम ढूंढने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन याद रहना चाहिए आपको कि ये बिगिनिंग वाला सिचुएशन है, तो प्रीपेड हो गया, फॉर्मूला हो जाएगा A इक्वल्स टू R ब्रैकेट ओपन S ऑफ n+1 पे बार स्लैश I माइनस 1, ये फॉर्मूला था आपका। A वॉज 10 लाख इक्वल्स टू R इंटू S ऑफ n आपका 10 है तो यहाँ 11 आ जाएगा और I का इट इज 0.12 माइनस 1, ठीक है। सो ये होगा कुछ। अच्छा यहाँ देखो एक बार, ये 20.65 दिया हुआ है, तो -1 करने का कितना बचेगा 19.65, बस उससे डिवाइड कर देते, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 19.65, दिस इज इक्वल्स टू R, और वैल्यू देखोगे तो 50890 50890.58, ये आपका आंसर। हाँ 100-200 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अच्छा 2 मिनट मेरी तरफ देखो। अगेन आई विल से कि सिंकिंग फंड इज वेरी इजी। कुछ चीज मैं फिर से रिकॉल करा रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। आपको तीनों मेथड आना चाहिए। सपोर्ट कौन सा क्वेश्चन में दिया हुआ, अकॉर्डिंगली आप अपना मेथड चूज करेंगे, और लॉग के वेरिएशन के साथ में बहुत ज्यादा केयरफुल रहना कि लॉग के अंदर में जो रिक्वायर्ड है उसके बहुत इधर उधर का वैल्यू आपको मिल सकता है क्वेश्चन में प्रोवाइड, ठीक है। चलो आज के लिए इतने।